We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को जो सैलाब आया उसने आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी पशोपेश में डाल दिया है। वैज्ञानिक इसे क्लाउड बर्स्ट मानने से प्रथम दृष्टया मना कर रहे हैं और इसके पीछे उनका एक ठोस तर्क है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी ये मानना है कि इतनी ज़्यादा बारिश भटवाड़ी ब्लॉक पे नहीं हुई जिससे कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता था। तो क्या इसके पीछे कोई हिमखंड का टूटना कारण है या कोई झील वहाँ पर थी जो पंक्चर हो गई और इतने बड़े सैलाब के रूप में नीचे आ गई? इन सब पर अब चर्चा चल रही है, लेकिन सवाल यही है, हमें उन कारणों को जानना होगा कि आखिर इतना बड़ा सैलाब आया कहाँ से और कैसे आया। पहाड़ से आता मौत का सैलाब, अरे बह गया ये मेरी। हर तरफ तबाही का मंजर। सब क्या दो हिस्सों में टूटी इमारत, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते लोग, पानी और मलबे का बवंडर, चारों तरफ मलबे का अंबार। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रही है, पूरा मलबा ही मलबा है। मलबे में फंसी जिंदगी की तलाश। कुछ बता रही। धराली में आए विनाशकारी सैलाब ने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते संभलते, कोई कीचड़ के नीचे दबा था तो कोई सैलाब में बह गया। भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। मंगलवार को आई इस तबाही की तस्वीरें और कहानियां जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे दिल दहला देने वाले हादसे के बारे में कई खुलासे हो रहे हैं। कृपया शॉर्ट करें, ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर धराली में ये तबाही क्यों मची? अब तक कहा जा रहा था कि धराली में जो प्रलय मचा उसके पीछे बादल फटने की घटना जिम्मेदार है, लेकिन अब जानकार इस कारण को नकार रहे हैं। बादल फटने की स्थिति में कुछ ही मिनटों में आसमान से बहुत अधिक पानी गिरता है। सिर्फ 10 से 20 मिनट में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है, लेकिन हादसे वाले दिन धराली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक धराली हादसे के समय बारिश बहुत कम हुई। 4 अगस्त की रात और सुबह 8:30 बजे तक 8 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक बारिश हुई और हर्षिल में 5 अगस्त को सिर्फ 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई है और 24 घंटे में हर्षिल में 9 मिलीमीटर और भटवाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये बारिश का आंकड़ा है, जबकि बादल फटने का मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होती है, तब उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं या फिर बादल फटना कहते हैं। इसी वजह से धराली में विनाशकारी बाढ़ आने के पीछे बादल फटने की आशंका को सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर बादल नहीं फटा तो धराली में सैलाब और मलबा कहां से और कैसे आया? धराली हादसे में बारिश बहुत कम हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में बादल फटने की बात को लेकर के काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ग्लेशियर फटने की वजह से जो झील है उसका पानी पूरी तरीके से मलबे के साथ नीचे आ गया हो, जिसकी वजह से ये धराली वाला हादसा हुआ हो। हालांकि मौसम के कुछ जानकारों का मानना है
कि धराली हादसे के पीछे बादल फटने की घटना ही जिम्मेदार है। उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि मल्टी क्लाउड बर्स्ट भी देखने को मिल रहा है, यानी कई बादल एक साथ एक ही स्थान पर फटते हैं, जिससे धराली जैसी आपदा आती है और भारी नुकसान होता है। जानकार मानते हैं कि टिहरी बांध बनने के बाद से मल्टी क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है और हो सकता है कि धराली हादसे के लिए मल्टी क्लाउड बर्स्ट ही जिम्मेदार हो। टिहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है, जिसका जलाशय लगभग 32 लाख एकड़ फीट में फैला है। इसके ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर का है। इतनी बड़ी मात्रा में एक जगह पानी इकट्ठा होने से इलाके में बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मॉनसून सीजन में ये बादल इतनी मात्रा में पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। इसी वजह से मल्टी क्लाउड बर्स्ट जैसी स्थिति भी बनती है। ये वैश्विक है, जिसमें मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है, जिसमें ऐसे मेघों का, वाष्प से भरे हुए मेघों का निर्माण होना मुख्य कारण है। और साथ ही साथ मैदानी इलाकों में मानसून के समय वर्षण के लिए अनुकूल तापमान न मिलना और पहाड़ों में तुरंत ही वो तापमान के कारण है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन भी धराली जैसे हादसे के लिए जिम्मेदार हो सकती है। उत्तराखंड के मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिससे पता चलता है कि मॉनसून सीजन पहले जून से सितंबर तक चलता था, लेकिन अब ये केवल जुलाई अगस्त तक ही रहता है। इसके अलावा राज्य में पूरे मॉनसून सीजन में बारिश तो लगभग सामान्य ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आई है। किसी एक स्थान पर एक ही दिन 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज होने की रेनी डे ही कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी, वो अब केवल 3 दिनों में ही हो रही है, जिससे पहाड़ों पर हालात बिगड़ रहे हैं और क्लाउड बर्स्ट होता रहता है। वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है, जिसकी वजह से मानसून का तंत्र भी जो है वो अनिश्चित और अप्रत्याशित हो गया है और जो मेघों का निर्माण हो रहा है उनमें अधिक आर्द्रता है, यानी जो वाष्प है वो मेघों में अधिक है, लेकिन मेघों का फैलाव और मेघों की जो संख्या है वो कम है। और जब ये सारे वाष्प से भरे हुए मेघ पर्वतीय इलाकों में पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं सारा का सारा जो नमी है, जो वाष्प है, वो एक साथ ही जल में परिवर्तित हो जाता है। उत्तराखंड के 70% से अधिक क्षेत्रों में वन है, लेकिन अब ये जंगल सिर्फ पहाड़ों पर बचे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में तेजी से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। ऐसे में मॉनसूनी हवाएं मैदानों से पहाड़ी इलाकों में घने जंगलों के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर मॉनसूनी बादल क्लाउड बर्स्ट के रूप में जमीन पर उतरते हैं। धराली, हर्षिल और गंगोत्री जैसे इलाकों में हर वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इससे जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। जानकार मानते हैं यही दबाव बादल फटने की घटना और धराली जैसे फ्लैश फ्लड को बढ़ावा दे रहा है। उत्तरकाशी का धराली गांव मलबे के ढेर में दबा है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर में चलाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच एक ही सवाल सबके ज़हन में है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी आई, इतना बड़ा मलबा आया और खीरगंगा अचानक इतने विकराल रूप में आ गई। कौन से वो कारण है? इन कारणों को जानना और उनके निवारण के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे नीति निर्धारक इस बात की ओर सोचें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है।
धराली आपदा क्या किसी बड़ी त्रासदी की आहट है? क्या उत्तराखंड में केदारनाथ जैसा प्रलय फिर मच सकता है? क्या उत्तराखंड के ग्लेशियर किसी बड़े खतरे का अलार्म बजा रहे हैं? धराली में जो कुछ भी हुआ उसके कारणों को लेकर कयासों का दौर जारी है और इन्हीं कयासों में से एक है ग्लेशियर या फिर ग्लेशियर झीलों में विस्फोट। वैज्ञानिकों का मानना है कि धराली में जो आपदा आई वो ग्लेशियर के टूटने या फिर किसी ग्लेशियर झील के अचानक फटने या हिमस्खलन की वजह से हो सकती है। अब जरा इसको AI के ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। हर्षिल के आसपास कई ग्लेशियर्स हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये ग्लेशियर्स हैं, कई ग्लेशियर्स हैं और जो अभी क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है तो कई बार इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद वो जो पानी निकल रहा है वो इकट्ठा हो जा रहा है और वहाँ पे झीलों का निर्माण हो रहा है। यानी जलवायु परिवर्तन के कारण ये ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और ये जब तेज़ी से पिघलते हैं तो उसके बाद एक जगह इकट्ठा होते हैं। और धराली गांव के ठीक ऊपर पहाड़ों पर खीर गंगा नदी का जो कैचमेंट है, वो इलाका जो है, वहाँ ग्लेशियर झीलों की एक श्रृंखला मौजूद है। यानी एक के बाद एक कई सारे ग्लेशियर्स वहाँ पर मौजूद है और जानकार इस बात को मानते हैं, इस बात का अंदेशा जताते हैं कि बारिश के बाद इन ग्लेशियर झीलों में जलस्तर बढ़ गया। यानी वाटर लेवल जो है, क्योंकि वो ग्लेशियर्स पिघल भी रहे हैं वो भी, और बारिश के बाद वो वाटर लेवल और अप हो गया, बढ़ गया, जिसमें कोई एक झील टूट गई होगी क्योंकि वो कच्ची मेड़ होती है, कमज़ोर मेड़ होती है। वाटर लेवल बढ़ने के बाद हो सकता है कि वो मेड़ टूटा और ऐसा होने से भारी मात्रा में पानी मलबे के साथ तीव्र गति से, ये देखिए, एक या दो मेड़ जो है, बारिश लगातार चूंकि हो रही थी तो ये झील टूटी, झील का वो मेड़ टूटा और वो झील बर्स्ट होने के बाद तीव्र गति से, उसके बाद होता क्या, ये वाटर लेवल, क्योंकि वो पानी एक जगह इकट्ठा था और वो पानी तेज फ्लो के साथ झील टूटने के बाद बाहर निकलता है और साथ में मलबा भी अपने वो तेजी से नीचे की ओर लेकर जाता है। नीचे क्या था? नीचे धराली बाजार, और वो मलबा लेते हुए वो जो तस्वीर दिखी जिसने विनाश लीला की पूरी कहानी रची, ये वो फ्लो है जो झील टूटने के बाद उस वाटर लेवल में इतनी ज़्यादा मलबे के साथ वो जब नीचे आया तो नीचे आने के बाद धराली बाजार में उसने तबाही मचा दी। लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो उस तबाही से खुद को बचा पाए। बस चंद सेकंड में ही सब कुछ खत्म, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। लोग जो भाग रहे थे खुद की जान बचाने को, वो भी शायद उस मलबे के जद में आ गए। खीर गंगा नदी बर्फीले ग्लेशियर से निकलती है। माना जा रहा है कि भारी बारिश और ग्लेशियर पिघलने के बाद ग्लेशियर झीलें लबालब भर गई होंगी, जिसके बाद ऊपर की एक झील टूटी होगी और फिर उसके बहाव ने नीचे की ग्लेशियर झील को भी तोड़ा होगा और फिर मलबे के साथ पानी पहाड़ों से होता हुआ धराली में तबाही मचाने पहुंच गया होगा। जो डेटा हमारे पास अभी पिछले 24 घंटे का आया सुबह 8:30 बजे के अराउंड, उसके हिसाब से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 13.8 सेंटीमीटर वर्षा जो है पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट हुई है। हालांकि इससे जो है एग्जैक्टली कंफर्म करना कि क्लाउड बस्ट इवेंट हुआ है मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का क्लाउड सिस्टम बना हुआ था, जो हायर रीचर्स थे माउंटेन्स के, वहाँ बहुत इंटेंस क्लाउड सिस्टम था, जिसको देखते उसको कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते कि हायर रीचर्स पर ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास डेटा कंफर्म करने के लिए भी नहीं। धराली में पहाड़ों से पानी करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। यही गति 2013 में केदारनाथ आपदा के समय चोराबारी लेक के टूटने से आए सैलाब की थी।
जो इस बात की ओर इशारा करता है कि धराली हादसा भी ग्लेशियर लेक के टूटने की वजह से हुआ होगा। आपदा वाली जगह के ऊपर कई ग्लेशियर हैं और इनमें से खीरगाड़ दारा जो है इसके ऊपर भी एक ग्लेशियर है। संभावना ये जताई जा रही है कि इसी में एवलांच हुआ और कई झीलें जो हैं वो टूटी, जिसके चलते मलबा पानी एक साथ धराली की तरफ मूवमेंट करने लगे और 36 सेकंड के अंदर ही ये तबाही का मंजर लोगों को देखने को मिला। काफी ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ। और भाई साहब, अरे भाई साहब, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। आप इसे गूगल अर्थ के जरिए समझ सकते हैं। धराली के पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, उसके टॉप कैचमेंट एरिया में एक ग्लेशियर दिख रहा है। ग्लेशियर में बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। ऐसा मुमकिन है यहां से आइस एवलांच आया हो, फिर वही एवलांच तेज रफ्तार के साथ धराली की तरफ बढ़ चला हो। उस इलाके में जो माइक्रो क्लाइमेट है, खासकर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं उसमें वैली कन्वेक्टिव क्लाइमेट होता है। वो जो स्थानीय क्लाइमेट है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर स्थानीय तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, नमी में बढ़ोतरी आई और संघनन की क्रिया में भी बढ़ोतरी आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि धराली गांव से करीब 7 किलोमीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर डिपॉजिट डेब्री का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि जब भी बड़ी डेब्री ग्लेशियर के डिपॉजिट के साथ तेजी से नीचे आती है तभी इस मलबे की वजह से बड़ा हादसा होता है। दरअसल जब गर्मियों के समय ग्लेशियर पिघलते हैं तो डेब्री और डिपॉजिट पीछे रह जाते हैं और बर्फ पिघल के धीरे धीरे पानी बन जाती है। जो पीछे रह जाता है वो होता है बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, और जब चट्टानें बर्फ के डिपॉजिट के साथ यानी ग्लेशियर डिपॉजिट के साथ टूटती हैं तो इसमें बाकी डिब्रियां भी जुड़ती चली जाती हैं, जिसमें मिट्टी है, पत्थर हैं, छोटी चट्टानें हैं और पेड़ और बाकी चीज़ों का मलबा है। और ये मलबा जब तेज गति से आता है तो पीछे कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो ये वजह बनता है बड़ी प्राकृतिक आपदा की। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक ग्लेशियर मलबे की मोटाई 300 मीटर और क्षेत्रीय विस्तार तकरीबन 1.12 वर्ग किलोमीटर का बताया गया है, जिसके कारण धराली में तबाही मची। सीधा ऊपर आ गया और आ गया तो बहुत सारा मलबा यहाँ इकट्ठा रहता है। साथ ही साथ क्योंकि संकीर्णता है और वैली में एकदम से जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक फनल जैसा बन जाता है जिसमें मेघ जो हैं वो बहुत देर तक कैद रहते हैं। ऐसे में जब वो एकदम से ऊपर उठते हैं, जब भी गर्म हवा आती है तो ऊपर उठते ही ठंडक से सामना होता है और तीव्रता के साथ जो वाष्प है वो परिवर्तित हो जाता है वर्षण में। ऐसे में वहाँ बादल फटने की घटना होती है, अत्यधिक जल बहुत ही कम समय में आ जाता है और ये जो सारा मलबा है ये मिश्रित हो जाता है उस जल के साथ और उसका मोमेंटम बहुत ही घातक हो जाता है। 10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। उत्तराखंड में 1266 ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें छोटी झीलें भी हैं और बड़े जलाशय भी। जानकार मानते हैं कि इनमें से कई झीलें नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकती हैं। 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर के नीचे की झील फट चुकी थी। ऐसे ही झीलें अभी भी उत्तराखंड यानी देवभूमि में खतरे की घंटी बजा रही हैं। आंकड़ों की माने तो इनमें 13 झील ऐसी हैं जो कभी भी फट सकती है, जिनमें से 5 और 6 झीलें तो संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र में आती है, यानी उन झीलों के नीचे कोई रिहायशी इलाका है जो अगर फटती है तो पूरे कस्बे को अपने अंदर लीन कर सकती है। सवाल यही उठता है कि अगर इन झीलों के ऊपर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा निकट भविष्य में संभव है।
ग्लेशियर का पिघलना हो या फिर ग्लेशियर झीलों में विस्फोट, इन सब के पीछे है ग्लोबल वार्मिंग। यानी उत्तराखंड में लगातार बढ़ती धराली जैसी आपदाएं इस ओर इशारा करती है कि प्रकृति से छेड़छाड़ पर तुरंत रोक लगे नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि को सिर्फ हादसों और आपदाओं के लिए जाना जाएगा। उत्तराखंड में हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं। इस तरह की त्रासदी का सबसे ज्यादा असर हमारे पर्यटक उद्योग को पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनियोजित विकास इसके लिए जिम्मेदार है, और इस तरह की त्रासदी भविष्य में ना हो इसके लिए हमें दोबारा अपनी नीतियों पर विचार करना होगा। एक और अहम सवाल उठ रहा है कि हर्षिल से लेकर उत्तरकाशी तक जो हमारी भौगोलिक संरचना है या हमारी भूगर्भीय संरचना है, क्या इसके लिए बड़े तौर पर जिम्मेदार है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशना जरूरी हो गया है। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रही है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो इधर ही है। क्या धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई इसके लिए इंसान जिम्मेदार है? हो गया, ये नदी बंद हो गया, देख ना सीधा ऊपर आ गया और आ गया ऊपर। या फिर गढ़वाल हिमालय की भौगोलिक स्थिति की वजह से धराली जैसे हादसे हो रहे हैं? हर्षिल घाटी और धराली गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, जहां खड़ी ढलानें, ढीली मिट्टी और लगातार होने वाली बारिश से इस क्षेत्र को अस्थिर बना दिया गया है। भारी बारिश में यहाँ की मिट्टी पानी सोख लेती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हर्षिल घाटी में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से हुआ है। आज भी ये प्लेट्स हर वर्ष 40 से 50 मिलीमीटर की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, जिसकी वजह से पर्वतों में दबाव पैदा होता है और भूस्खलन और चट्टानों के टूटने जैसी घटना होती है। भूकंप और भूस्खलन की वजह से हर्षिल घाटी के पहाड़ हर वर्ष खिसक रहे हैं। नतीजतन हर्षिल घाटी में धराली जैसे फ्लैश फ्लड मॉनसून के मौसम में आम बात हो जाती है। जानकार ये मानते हैं कि धराली जैसे हादसे सिर्फ प्रकृति को ही दोष नहीं दिया जा सकता, इसके लिए इंसानों की गलती भी जिम्मेदार है। 10 कुंटल के आए, हजारों कुंटल के होंगे। क्या अनियोजित निर्माण दरअसल इन पहाड़ी इलाकों में जान माल का नुकसान बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है?
क्या विकास के नाम पर जो इन पहाड़ी इलाकों में लगातार अनियोजित तरीके से, अनियंत्रित तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी वजह से धराली जैसे इलाकों में इस तरह की त्रासदी उसको झेलनी पड़ी है। जानकार मानते हैं कि लगातार गढ़वाल के इलाके में जिस तरह से लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जाहिर तौर पर अगर इसी तरह से पहाड़ों को काटा जाएगा तो आने वाले समय में भी इसी तरह की त्रासदी देखनी पड़ेगी। गढ़वाल क्षेत्र में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनके लिए पहाड़ों में सुरंगें और बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और विस्फोट किया जाता है। इस वजह से वहां की चट्टानें कमजोर होती हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। जिस प्रकार के विकास को प्रेषित किया जा रहा है उत्तराखंड में, वो भी उसमें एक अहम हम कह सकते हैं कि रीजन है। क्योंकि आप देखें, अगर आप वो वीडियो फुटेज ही देखते हैं तो आप देखेंगे कि नदी से 100 मीटर तक तो ब्लैंकेट बैन है निर्माणाधीन कार्य पर, लेकिन जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं वो उसी हिस्से में बनी हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कितना मलबा जो है वो बह के आया है, यानी जितने भी निर्माणाधीन कार्य हुए उसमें जो डेब्री, मलबा या अपशिष्ट निकला उसको सीधा पानी के मार्ग में फेंक दिया गया। उसका जो अपशिष्ट का निस्तारण होना चाहिए था उसका सही तरह से नहीं हुआ। पहाड़ी इलाकों में निर्माण के लिए जिस तरह से जंगलों की कटाई हो रही है वो भी आपदा को बढ़ावा दे रहा है। जानकार मानते हैं कि जंगलों को बचाकर भूस्खलन और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अगर धराली जैसे हादसों को भविष्य में रोकना है तो जरूरत है कुछ कदम उठाने की। सड़कें, बांध और इमारतों का निर्माण पर्यावरण और भूकंपीय जोन को ध्यान में रखकर हो। ग्लेशियर्स और ग्लेशियर झीलों की निगरानी की जाए ताकि बाढ़ की चेतावनी पहले मिल सके। जंगलों की कटाई पर रोक लगे। ऊंचे इलाकों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस और सैटेलाइट आधारित सिस्टम्स लगाने चाहिए। यह सिस्टम बादल फटने की चेतावनी पहले दे सकते हैं। अगर ये कदम उठाए गए तो हो सकता है कि धराली और केदारनाथ जैसी आपदाएं फिर ना हो, नहीं तो इस तरह के हादसों से होने वाले नुकसान को जरूर कम कर सकते हैं। जानकार मानते हैं कि अगर समय रहते एहतियात नहीं बरते गए तो आने वाले समय में उत्तराखंड में धराली जैसे और हादसे देखने को मिल सकते हैं। उत्तराखंड में आई इस त्रासदी में हमारी कई रिपोर्ट बाकी हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।